बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा, अगर कुछ टाइम बच गया तो फिर मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी टॉपिक को। तो मेरा नाम है रहमत, आप देख रहे हैं KB एजुकेशनल चैनल। सबसे पहला मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये वो मेथड है जो हम सेंटेंस के ज़रिए से हम जो है सेट को एक्सप्रेस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसी तरह से हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर। इसी तरह से सेट ऑफ बुक्स ऑफ 8th क्लास। इसी तरह से सेट ऑफ वावल्स। इसी तरह से सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश लेटर्स। देखो, इन सब सेंटेंस में हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस के ज़रिए से हम लोगों ने सेट को रिप्रेजेंट किया। तो इसी मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। थोड़ा हलवा सा टॉपिक है, लेकिन बाकी टॉपिक भी इसी तरह ही हो। तो उसके बाद हमारे पास जो मेथड है उसे हम कहते हैं टेबुलर मेथड। थोड़ा सा बड़ा ऊपर लिखता हूँ, टेबुलर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं जी, एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी जो सेट में जो एलिमेंट्स दिया गया है उसकी अरेंजमेंट या जितना भी एलिमेंट्स है उसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि जो सेट है वो कौन सा सेट है। यानी एलिमेंट्स के ज़रिए से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेट है। इस तरह के मेथड को हम कहते हैं टेबुलर मेथड जी। तो यानी एलिमेंट्स के ज़रिए से, मैं लिखता हूँ, एलिमेंट्स के ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि जो सेट है वो कौन सा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है। तो फिर इसी एलिमेंट की मदद से हम पता कर सकते हैं कौन सा सेट है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 till 5। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसे भी हम कौन सा मेथड कहते हैं, टेबुलर मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 डॉट लगा हुआ है, 3 डॉट ही हम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम नहीं। 3 डॉट के किस वजह से, अगर अमूमन आप लोगों ने सेंटेंस में देखा होगा या इंग्लिश सेंटेंस में देखा होगा, वहाँ पर 4 डॉट्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन वो आखिरी डॉट किस वजह से, क्योंकि आखिरी डॉट जो है इस वजह से लगाते हैं ताकि वो जो पैराग्राफ है या जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो जाए। यानी वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया होता है, वो आखिरी डॉट जो है फुल स्टॉप का मानी रखता है। और यहाँ पर कोई फुल स्टॉप जो है कोई और चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो आखिरी में जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, ये इसको इनक्लोज कर लेता है। यहाँ पर वो 4 डॉट का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा,
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है वर्ड है रेट। अब इसको हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर RATE। यहाँ पर हम सारे देखो क्या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल लेटर जो है एज ए एलिमेंट यूज़ नहीं होता है, ये मैंने आपको बार बार कहा था। सही है। और दूसरा, यहाँ पर कोई रिपीटिशन है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे भी हम सेट कह सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ मार्कर, मार्कर को हम सेट में लिख सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हाँ ये सही है या गलत है। हम इसे नहीं लिख सकते, हम इसे सेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखो यहाँ पर देखो 2 आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। सेट में क्या कहा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ना हो, एक से ज़्यादा ना हो, इस तरह की इसे हम सेट कहते हैं। अब ये सेट नहीं कह सकते हम इसे। चलो अगर हम इसे दो लेटर को यहाँ से मिटाते हैं तो फिर तब इसे हम कह सकते हैं, यानी यहाँ से 2 भी मिटाया, अब ये सेट कहा जा सकता है। पहले मैंने मुझसे कल जो एक वीडियो में हमसे सवाल पूछा था कि ये मुझे समझ में नहीं आया। एक लड़की था, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा है, वो उसने कहा था कि इसे भी हम सेट कह सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 1 यूज़ हो रहा है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ना हो, तब इसे हम सेट कह सकते हैं। यहाँ पर 2 एक से ज़्यादा है तो फिर इसे भी हम सेट नहीं कह सकते। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जी। जैसे कि हमारे पास है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हम प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका विश हो इसी तरह से ही होगा, लेकिन इन दोनों में से ही। तो 0 +-1 +-2 +-3 इसी तरह से डैश डैश डैश। अब नेक्स्ट जो है, अब ऐसा सेट भी हो सकता है, जैसे कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी एज ए एलिमेंट यूज हो सकता है, ये भी एज ए एलिमेंट यूज हो सकता है सेट में। सही है? समझ में आ रहा है? सही बात, ओके। तो ये हमारे पास जो ये मेथड, कौन सा मेथड हुआ? टेबुलर मेथड। लास्ट में जो मेथड हमारे पास है उसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। नंबर 3 सेट बिल्डर मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं जी, मार्कर सर चेंज कर लूं। इस मेथड में हम करते हैं कि जो सिंबल्स के ज़रिए से हम जो है क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को पता करते हैं, और यही पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है क्या करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई द कंडीशन। और कंडीशन हमें बता देता है कि ये कौन सा सेट है। क्या चीज़? सिंबल्स के ज़रिए से हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मालूम करेंगे, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के ज़रिए से हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो गिवन जो कंडीशन है एलिमेंट का कि ये कौन सा सेट है, वो सेटिस्फाई करते हैं, और बाद में जो है वही सेट जो है हमें मिलता है कि ये कौन सा सेट है। तो एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे कि अगर हमारे पास है सेट ए बी सी डी, ये कौन सा मेथड था? टेबुलर मेथड। इसे सेट बिल्डर मेथड के ज़रिए से अगर लिखे तो फिर इसे कहते हैं A = सेट ए। और एक बात,
ये जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसे हम एक ही एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, एक ही एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, यानी ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एक्स। आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स वाई जी, लेकिन हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो फिर इसमें हम क्या करते हैं जी, यानी ये सब एलिमेंट हम लोगों ने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश लेटर्स। फर्स्ट इंग्लिश लेटर्स हमारे पास, यानी इंग्लिश लेटर ही लिखते हैं। ये साइन जो है इससे कहते हैं एप्सिलॉन, और ये बिलोंग्स टू का मानी रखता है ये यहाँ पर सेट में। तो एंड इस साइन को कहते हैं एंड। अब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू डी, ये चीज़ है। अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो जो एक ए था हमारे पास उसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट satisfies the condition ये रहा, एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन। अब यहाँ पर देखो सेटिस्फाई जो भी चीज़ था यहाँ पर बिलोंग्स टू एंड इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब जो है हम लोगों ने सिर्फ एक ही वर्ड्स में लिखा है, सेटिस्फाई द कंडीशन। अब यहाँ पर जो हमें वर्ड में जो हमें ये साइन मिलता है, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, ये ई की तरह है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। इस साइन का नाम है एप्सिलॉन, और ये क्या चीज़, इसका क्या मानी है सेट में, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो ये साइन है, या इस तरह के साइन हमें मिलता है, या इस तरह के साइन मिलते हैं, या इस तरह के साइन मिलता है, ये चारों जो है इस साइन को कहते हैं इनइक्वलिटी साइन, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। और ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी मतलब इक्वल ना हो, इक्वल उसमें ना हो, इन लिखा है, इसका मतलब प्रीफिक्स, इसका उलट ये प्रीफिक्स यहाँ पर जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर देखो ये इसका क्या मानी है, अगर ये दो जो हेड हैं, यानी मैं इस तरह लिखता हूँ, ये दो हेड क्या चीज़ को जिस तरफ भी आए, जिस एलिमेंट की तरफ भी आए, जिस नंबर की तरफ आए, उसका मानी है कि ये ग्रेटर है, यानी ये जो साइड है इससे ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साइड एक हेड हमारे पास मिलता है इससे ये जो है लेस को रिप्रेजेंट करता है, लेस को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 5। जिस तरह से हमारे पास है 4 5, यहाँ से अगर पढ़े 5 इज़ ग्रेटर देन 4, अगर यहाँ से पढ़े 4 इज़ लेस देन 5। और यहाँ पर देखो इन एक और निशान भी हमारे यहाँ पर मिलता है, ये निशान जो है इसे कहते हैं इक्वल, यानी अगर हमारे पास एक ये जो एक यहाँ पर एक लाइन हमें दिख रहा है, ये लाइन जो है क्या, ये लाइन जो है इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो लफ्ज़ अगर पढ़ा जाए इसे कहते हैं ग्रेटर और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर। इस तरह से हम नहीं कहते ग्रेटर एंड इक्वल टू, इस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही रिप्रेजेंट को करता है, एक ही लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर और यानी एक ही उसमें हो। अगर एंड शामिल करें तो फिर वहाँ पर दो चीज़ आएगा। जिस तरह से अगर मैं कहूँ मुझे एक मार्कर और एक पेन चाहिए, यानी मुझे मार्कर चाहिए या मुझे पेन चाहिए, यानी एक ही चीज़ का मैं कहता हूँ। अगर मैं कहूँ मुझे मार्कर और पेन चाहिए, यानी मुझे दोनों ही चाहिए। और यहाँ पर एक ही बारे में बात हो रहा है। अगर इसको सिंबली अगर देखा जाए, यानी ये किस तरह से बनेगा, इनइक्वलिटी साइन प्लस इक्वलिटी साइन इज इक्वल्स टू ये चीज़ हमें मिल रहा है।
यानी दो लाइन को हम यहाँ पर अगर लिख ले तो फिर हम नहीं लिख सकते, तो फिर चलो इससे हम एक लाइन को मिटाकर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है इससे ये साइन हमें मिलता है। और इस साइन को मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रेटर और इक्वल टू, सही है। अच्छा, और इसके बाद जो साइन हमें मिलता है इसे कहते हैं, इस तरह के साइन हमें मिलता है इसे कहते हैं एंड, एंड इसे हम कहते हैं। तो समझ में आया मेरे ख्याल में, तो फिर मैं इसे मिटाता हूँ अभी। अच्छा, अब जो सपोज़ कि हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये रहा। इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखे तो फिर हमें इस तरह से लिखना चाहिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता कि कहाँ। आगे के लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक ख़त्म हुआ था। देखो अब यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, अब इससे रीड किस तरह से किया जाता है, ये सबसे ये बच्चों गाइस को ज़्यादा प्रॉब्लम रखता है। तो फिर ये देखो n इज सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट, ये दो लाइन जो है सच दैट को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में जो दो डॉट नहीं बल्कि एक लाइन के जरिए से ये रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे ये ले लो या चाहे ये ले लो। सो n इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट n x belongs to नेचुरल नंबर इसे साइन कहते हैं एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये इस तरह से पढ़ा जाता है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर ये आसान होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि W हमारे पास एक सेट है A B C D E F, ये एक सेट है हमारे पास। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए, W इज द सेट ऑफ एलिमेंट X such that X belongs to इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, तो इसी ये भी हम लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट E एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू A और A लेस देन इक्वल टू F। इसे हम पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास जो मिलता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को अगर इस तरह से लिखे, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं P और Q such that P Q belongs to real number and Q does not equal to 0। ये आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ सेट और बाकी कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए